हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी कॉमर्स 2019 का पेपर। दोस्तों, पेपर एनालिसिस करने के बाद मैंने ये एनालिसिस किया कि जो हमारे चैनल पे मिशन पीजीटी कॉमर्स वाली जो प्लेलिस्ट है वो आपके लिए टीजीटी पीजीटी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। मिशन पीजीटी कॉमर्स के नाम से प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। इसमें मोस्टली सारे पीजीटी एग्जाम का डेटा होता है कि यानी कि जो कॉमन है वो सारा इसमें पोर्शन अवेलेबल है। तो ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, आपके लिए यूजफुल रहेगी। दोस्तों, सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ एन आर्टिकल इज। किसी ऑब्जेक्ट की, गुड्स की सेल्स को इंक्रीज करना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्यों? बिकॉज इसमें बंदा देख भी पाता है, सुन भी पाता है और एक साथ ये मास ऑडियंस को टारगेट करती है। ठीक है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है क्यों है एडवर्टाइजमेंट। द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज प्रोपेगेटेड बाय। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट किसने दिया है? पीटर ऑफ ड्रकर ने। इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एन ऑडिटर मेक्स एफर्ट्स टू डिडक्ट मेनली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रॉड। एक ऑडिटर जो है वो इनमें से कौन से फ्रॉड्स को डिडक्ट करता है? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, नगद का दुरुपयोग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, सामग्री का दुरुपयोग, फ्रॉड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, लेखा पुस्तक में धोखाधड़ी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो ऑडिटर है तीनों की तीनों चीजों को वो क्या करता है? ऑडिट करता है और इनमें जो फ्रॉड है उसको डिडक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इविल ऑफ द मनी। इनमें से कौन सा मुद्रा की सामाजिक बुराई नहीं है? ट्रेड साइकिल्स, फ्रॉड, मर्डर्स, करप्शन। देखिए, करप्शन है, मर्डर है, फ्रॉड है, तीनों चीजें मनी की वजह से हो सकता है, लेकिन ट्रेड साइकिल मनी की वजह से नहीं होता। किसकी वजह से होता है? मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से। अप एंड डाउन जो मार्केट में होता है वो क्या है? ट्रेड साइकिल। ठीक है ना, यानी कि कभी ग्रो होता है, कभी फिर मेच्योरिटी पे पहुंचता है, डिक्लाइन होता है। तो इस तरह से ट्रेड साइकिल मार्केट में चलते रहते हैं। अभी सिर्फ इतना समझ रही थी, बाकी एक्सप्लेनेशन देंगे तो सारा टाइम इसी में वेस्ट हो जाएगा। स्टिल जिस चीज के ऊपर क्लैरिफिकेशन आपको नीड होगी वीडियो पे कमेंट करना, आई विल अपलोड वीडियो ऑन दैट। अभी मैं कोशिश करूंगी ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना देके, सबसे पहले फोकस है कि पेपर की आंसर की डिस्कस कर ली जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इनमें से कौन सी डिस्पर्जन की मेजरमेंट नहीं है? स्क्यूनेस जो है मेजरमेंट नहीं है डिस्पर्जन की। रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सब क्या है? ये सब है डिस्पर्जन। और स्क्यूनेस डिस्पर्जन नहीं है। इसको भी थोड़ा सा डिटेल में आप लोग देख लेना। सेंट्रल वैल्यू कौन कौन सी होती हैं, डिस्पर्जन कौन सा होते हैं, स्टेट्स के ऊपर। मैं जल्दी ही कोशिश करूंगी स्टेट्स के ऊपर भी एक लेक्चर आपके लिए लेके आऊं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन इंडिया लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज। इंडिया में अंतिम ऋणदाता कौन है? आरबीआई। भी कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, जब सब लोग हाथ खड़ा कर देते हैं तो अंतिम ऋणदाता कौन बचता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया इज रिप्लेस्ड बाय। इंडिया में जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग है, उसको किससे रिप्लेस किया गया है? नीति आयोग से। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI, नीति आयोग। कब बना था ये आपका बना था 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में बना? ये सब चीजें आप साइड बाय साइड साथ में पढ़ सकते हो। मेनली क्या है, आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, किसको रिप्लेस किया है ये पता होना चाहिए, कौन से ईयर में होना चाहिए। तो पेपर को एनालिसिस करते हुए आपको प्रिपरेशन करना है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में बी। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा यानी कि डेटा को किस किस बेस पे क्लासिफाई किया जाता है?
जोग्राफिकल बेस पे करते हैं भी, जोग्राफी बेस भौगोलिक स्थिति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव जो गुणों से रिलेटेड है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से रिलेटेड है। क्वांटिटेटिव जो नंबर से रिलेटेड है, जिसके नंबर में मेजरमेंट किया जा सकता है, वो क्या है, क्वांटिटेटिव। और मान लो किसी का इंटरेस्ट है, किसी का कुछ भी लाइकिंग डिसलाइकिंग, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं जिनको हम नंबर नहीं दे सकते, वो क्या है, क्वालिटेटिव डेटा। तो तीनों का तीनों क्लासिफिकेशन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्राई बैलेंस? ट्राई बैलेंस बनाने का बेस इनमें से क्या है? ट्राई बैलेंस किसके बेस पे बनाया जाता है? लेजर। सबसे पहले बनाया जाता है जर्नल, जर्नल से फिर क्या बनाया जाता है, लेजर, लेजर के बाद क्या बनाया जाता है, ट्राई बैलेंस। ठीक है, बाकी तो उसके वो होते हैं। ट्राई बैलेंस के बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाए जाते हैं, मेनली ये सीक्वेंस रहता है। बाकी कैश बुक, कैश अकाउंट, वो सब अलग चीजें हैं। ठीक है, तो अगर वैसे ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करें तो ये होता है। तो आपसे पूछा है ट्राई बैलेंस किसके बेस पे बनता है, तो बनता है लेजर के बेस पे। क्लियर है? अगर आपसे पूछे कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस किसके बेस पे बनता है, ट्राई बैलेंस। बैलेंस शीट किसके बेस पे बनती है, ट्राई बैलेंस। क्लियर है? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इज। सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना किसका इंपॉर्टेंट स्टेप है? वो इंपॉर्टेंट स्टेप है डिसीजन मेकिंग का। भी आपको डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है और उसको चूज करना है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय। हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट किसने कंडक्ट किया है? बहुत सारे लेक्चरों में आपको बता चुकी हूँ, जॉर्ज एल्टन मेयो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन ऑफ। वाउचिंग में किस चीज की चेकिंग की जाती है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट। देखिए वाउचिंग में जो हम करते हैं चेकिंग, वो करते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। प्रारंभिक लेखा पुस्तक की जांच की जाती है प्रमाणन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द फुल फॉर्म ऑफ CIF। मैंने एक पेपर में क्वेश्चन में आपको ये चीजें भी डिस्कस कर रखी हैं कि इसके बहुत सारे फ्राइट के तरीके होते हैं। क्वेश्चन था कि कौन सा फ्राइट का तरीका नहीं है, तो वहाँ लेक्चर से आप हर एक चीज को ग्रैब करके अगर नोट्स बनाओगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहीं कवर हो जाते हैं। तो CIF क्या होता है? कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व्स। इनमें से कोऑर्डिनेट क्या इन्वॉल्व करता है? क्या है कोऑर्डिनेट में? यूनिटी ऑफ पर्पस। यानी कि कोऑर्डिनेशन का काम क्या है? कोऑर्डिनेशन का काम है, सबसे पहला काम है जो व्यक्तिगत उद्देश्य है उनको, व्यक्तिगत उद्देश्यों को कंपनी के उद्देश्यों के साथ मैचअप कर देना। मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन के मोटो हैं उसको इंडिविजुअल मोटो बना देना, उनको सबऑर्डिनेट कर देना उनके दोनों के मोटो को, ताकि जो एम्प्लॉय हैं वो अच्छे से काम करे, हार्डवर्क करे, अपनी फुल एफिशिएंसी से कंट्रीब्यूट करे ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए। क्योंकि वो काम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने पर्सनल गोल्स के लिए भी वर्क कर रही है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एवरी कंपनी हैज टू फाइल विद रजिस्टर्ड अ कॉपी ऑफ। हर एक कंपनी को रजिस्ट्रार के पास किसकी कॉपी को सबमिट करना होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का नाम, कंपनी का हेड ऑफिस, कंपनी के मेंबर का नाम, उनका एड्रेस, मतलब पूरा डिटेल गिवन होता है। तो ये रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना होता है। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए, इसमें कंपनी से रिलेटेड पूरा इन्फो अवेलेबल होता है, तो इसको रजिस्ट्रार के पास क्या करना पड़ता है? सबमिट करना पड़ता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट इज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट कैसा है? पर्सनल अकाउंट है। देखिए जितने भी आपके अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आपका एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ये अकाउंट कैसे होते हैं? पर्सनल। चारों के चारों ये पर्सनल है। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है? ये चारों रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी कहते हैं। इन चारों को क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में किसी भी नेचुरल, आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि नेचुरल पर्सन जैसे हम और आप है,
आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनीज हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटीज हैं जो कि लॉ के थ्रू क्रिएट की गई हैं, वो आता है। उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट आता है। इसके अलावा डेटर अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब कहाँ आते हैं? पर्सनल अकाउंट में। क्लियर? नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनकम एंड गेन, यानी कि ऐसे खाते जो क्रिएट करते हैं और क्लोज हो जाते हैं विद इन अ ईयर, मोस्टली बहुत कम इनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होते हैं? ऑल एसेट अकाउंट, सारी की सारी जितनी भी एसेट है, फिक्स है या फिर करंट है, सारी की सारी एसेट का अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट, एक्सेप्ट डेटर। डेटर को छोड़कर जितनी भी सारी एसेट्स हैं उनका अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया हो। इसके अलावा मैं लेक्चर आपको आई बटन में दे दूंगी जिसमें कि मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल पढ़ाया हुआ है, क्योंकि ये नॉमिनल, पर्सनल, ये क्या है? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन इंक्रीज एंड डिक्रीज के बेस पे होता है, तो वो सारा वहां पे डिटेल में आपको वो वीडियो इसके साथ दे दूंगी आई बटन में। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू इंडियन एग्रीकल्चर? इंडियन एग्रीकल्चर की कंसर्न में स्टेटमेंट को आपको एनालाइज करना है। लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो इन एग्रीकल्चर, करेक्ट है। लैंड होल्डिंग साइज इज बिग, स्मॉल होल्डिंग है। गवर्नमेंट प्रोक्योर द होल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, नो। तो आपसे ट्रू पूछा था, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव डू नॉट इंक्लूड, एडवर्टाइजिंग में इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होता? यानी कि अगर कोई अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा है, उसका विज्ञापन कर रहा है, तो इनमें से उस विज्ञापन का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है? इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर, कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन देना। चेंजिंग एटीट्यूड, कंज्यूमर का एटीट्यूड चेंज करना। मेकिंग एंटरटेनमेंट, डेवलपिंग अवेयरनेस, तो भी अवेयरनेस करना, एटीट्यूड चेंज करना, इन्फो प्रोवाइड करना, ये तीनों पर्पस है। एंटरटेनमेंट करना एडवर्टाइजमेंट का पर्पस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन तो काफी इजी आए हैं, बहुत सारी क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हो। जर्नल इज अ बुक ऑफ, जर्नल क्या है? जर्नल इज अ बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, ओरिजिनल एंट्री, डेट वाइज एंट्री। देखिए जर्नल में सबसे पहले एंट्री की जाती है, तो इसलिए फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री भी है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी यही है, क्योंकि सारे बाकी के अकाउंट इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि डेट वाइज एंट्री की जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, प्रोडक्शन, वेट एक्सेट्रा इज नोन एज। देखिए प्रोडक्शन को नाप सकते हो, वेट को नाप कर सकते हो, इनकम को नाप सकते हो, यानी कि मेजर कर सकते हो आप। जिन चीजों को मेजर हम कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और जिन चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते वो डेटा का क्लासिफिकेशन क्या है? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल आपको पता ही है क्या होता है, लोकेशन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 21, द पार्टनर ऑफ अ रजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल अ सूट। जो पार्टनर है रजिस्टर्ड फर्म के, वो सूट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द फर्म, अगेंस्ट अदर पार्टनर, अगेंस्ट थर्ड पार्टीज, ऑल ऑफ द अबव। तो वो तीनों के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं। सी, आपने पढ़ा है थ्योरी में कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री है, यानी कि आप पार्टनरशिप को रजिस्टर करा भी सकते हो, नहीं भी करा सकते। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं कराए हैं तो उसका डिसएडवांटेज यही होता है कि आप, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड कर जाए या कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए, तो आप लीगल प्रोसेस का यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पे केस फाइल नहीं कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल योर पार्टनरशिप फर्म इज रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड की हुई है, तो तीनों के तीनों एडवांटेज गेट होंगे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज क्रेडिटेड टू। अगर आप न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम में एसेट इंक्रीज करने की बात कर रहे हो, तो उसको कहाँ क्रेडिट करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सी, अगर मैं बात करूं तो आप एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर
और डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में क्या बनाते हैं, आप बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट पुनर्मूल्यांकन खाता, इसमें हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे डेबिट साइड में हम लिखते हैं एसेट की कौन सी वैल्यू लिखते हैं, डिक्रीज इन एसेट, और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, इंक्रीज इन एसेट्स। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, इंक्रीज इन लायबिलिटी, और अगर लायबिलिटी क्या हुई है आपकी, डिक्रीज हुई है, तो एडवांटेज है डिक्रीज इन लायबिलिटी। क्लियर है कि किस तरह से हमें मेंशन करना है इसको। डेबिट में हमारा आएगा डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, क्रेडिट में हमारा आएगा इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। इसके अलावा क्या आता है, इसके अलावा आता है अनरिकॉर्डेड एसेट। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो लॉस होगा, तो उसे डेबिट करेंगे, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के अलावा अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लियर है, यानी कि डेबिट साइड में डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। क्रेडिट साइड में इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट। इसका बैलेंस करके हम निकालते हैं। अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ बचती है डेबिट साइड में, तो वो क्या होता है आपका प्रॉफिट, रियलाइजेशन और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। और अगर क्रेडिट साइड की बात करें तो क्रेडिट साइड में क्या आ जाता है आपका रीवैल्यूएशन लॉस। और ये लॉस और जो प्रॉफिट होता है इसे कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, इसे ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करते हैं इसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड आएगा, डेबिट साइड, और अगर प्रॉफिट है तो इसको कहाँ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। क्लियर है, तो छोटी सी रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक इस तरह का क्वेश्चन आया तो इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन मेजर नंबर ऑफ पर्सन पर। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किस टाइप से कैलकुलेट की जाती है, यानी कि कैसे देखते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। जनसंख्या का घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन चेक कर रहे हो तो क्या देखते हैं हम, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वर्ग किलोमीटर में कितने पीपल रहते हैं, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, आप वीडियो पे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से टॉप पे और बॉटम पे कौन सी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं। ये आप मुझे वीडियो पे कमेंट करके बताइए, लेटर ऑन आई विल गिव यू द आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अंडर विच ऑफ द कोस्ट डिफरेंस इंटरनेशनल ट्रेड वुड नॉट टेक प्लेस। इनमें से किस डिफरेंस पे इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता है, नहीं, नॉट टेक प्लेस, तो वो क्या होगा, इक्वल। कंपैरेटिव पे होता है, कंपैरेटिव किसने दिया था, डेविड रिकार्डो ने। डेविड रिकार्डो के अकॉर्डिंग कंपैरेटिव की वजह से ट्रेड होता है। एब्सोल्यूट ट्रेड थ्योरी किसने दी थी, ये दी थी एडम स्मिथ ने। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एडम स्मिथ की थ्योरी है, कंपैरेटिव डेविड रिकार्डो की थ्योरी है, और इन्होंने अच्छे से बताया हुआ है कि किस तरह से ट्रेड होता है। तो आपसे पूछा था क्वेश्चन, कौन सा ऐसा इसमें से रीजन है जिसकी वजह से ट्रेड नहीं होता, तो वो डिफरेंस क्या है, इक्वल। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेजर किस तरह की पोस्टिंग है, तो वो क्या है, क्लासिफाइंग। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग का काम किस में होता है, जर्नल में होता है और सब्सिडरी बुक्स में होता है। ठीक है, सब्सिडरी बुक जो परचेज बुक, पे परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और बाकी बचा हुआ जर्नल प्रॉपर में आ जाता है। ठीक है ना, तो रिकॉर्डिंग का काम इनमें होता है, जर्नल और सब्सिडरी बुक में। उसके बाद क्या करते हैं, लेजर में इसको क्या करते हैं, लेजर में इसको क्या करते हैं, क्लासिफाइंग। समराइजिंग कहाँ करते हैं, पूरा सब ट्रायल बैलेंस में। और फिर जो भी पूरे रिजल्ट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की फॉर्म में, उसको क्या कर देते हैं, इंटरप्रिटेटिंग करते थे, निर्वचन एनालिसिस का रिजल्ट दे देते हैं।
अगर बीच में एनालिसिस है तो इसको एनालिसिस में काउंट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, और उसके बाद क्या होगा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अगर एक्सेट्रा जो भी है हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता होती है और फिर हम इंटरेस्टेड पार्टी को क्या करते हैं उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ट्रांसफरिंग एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंटिंग इज कॉमनली नोन एज। अगर आप जर्नल से लेजर के अंदर एंट्री को पास कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग। अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 27, एडवर्टाइजमेंट कैन बिकम लाइफ एंड डेथ मैटर अंडर विच स्ट्रक्चर। भाई एडवर्टाइज जो है लाइफ एंड डेथ मैटर है कौन से स्ट्रक्चर में, डियोपोली। डियोपोली क्या होता है, डियोपोली में तो दी अधिकारी है, यानी कि ड्यूल मोनोपोली भी इसको कहते हैं, वन सेलर और वन बायर है, इसमें तो इतना भी लाइफ एंड डेथ का मोटो नहीं बनेगा। परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट है, यहाँ पे तो कोई कंट्रोल होता ही नहीं है, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ही नहीं होती। मोनोपोली में एक ही बंदा है, यानी कि कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो किसमें होगा, ओलिगोपोली में। ओलिगोपोली में कट एंड थ्रोट कंपटीशन होता है कॉम्पिटिटर के बीच में, यानी कि अगर एक कॉम्पिटिटर ने कुछ किया है तो दूसरे कॉम्पिटिटर को तुरंत रिएक्ट करना पड़ता है, अदरवाइज दैट पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर लूज देयर प्रेजेंट कस्टमर एंड लूज एज वेल एज देयर पोटेंशियल कस्टमर। यानी कि सपोज मैं बात करती हूँ टेलीकॉम इंडस्ट्री की, अब एयरटेल है, वोडाफोन है, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ जियो है, तो भाई अगर कोई डिसीजन एयरटेल ने लिया, एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, अगर जियो ने डिसीजन लिया तो उसके हिसाब से एयरटेल और वोडाफोन को भी रिएक्ट करना पड़ेगा। सपोज इन्होंने अपना डाटा प्लान क्या कर दिया, सस्ता कर दिया, और ज्यादा सस्ता कर दिया, तो भाई इन्हें भी डिसीजन लेना पड़ेगा, अदरवाइज इनके कस्टमर कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जियो की तरफ, अगर इन्होंने टाइम रहते हुए सही डिसीजन नहीं लिया। अगर जियो कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, नया पैकेज लाता है, तो काउंटर उसका वोडाफोन और एयरटेल को भी लाना पड़ेगा। इनके बीच में कैसा है, कट एंड थ्रोट कंपटीशन है, हायर इंटरडिपेंडेंस ऑफ बिजनेस डिसीजन है, हायर इंटरडिपेंडेंस ऑफ बिजनेस डिसीजन, यानी कि आपका बिजनेस डिसीजन फिक्स नहीं है, वो किस पे डिपेंड करता है, आपके कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी के ऊपर, ठीक है। और इसमें ओलिगोपोली में दूसरी चीज क्या होती है कि जो प्राइस है वो रिजिड होता है, यानी कि प्राइस बहुत सोच समझ के रखना पड़ता है, उसे आप रोज फ्लक्चुएट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग इज, इनमें से वाउचिंग का कौन सा ऑब्जेक्टिव है, गेटिंग नॉलेज ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, गेटिंग नॉलेज ऑफ नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन। भाई उसका ऑथेंटिक ट्रांजेक्शंस को ऑथेंटिसिटी चेक करना है, वाउचिंग का मोटो नॉलेज गेन करना नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो 28 का अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इफ अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, इंक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड के साथ क्या वर्ड लिखा हुआ है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जिसको सिट्रस पैराबिस भी कहते हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी कि अगर डिमांड को इंपैक्ट करने वाले बाकी फैक्टर क्या है, फिक्स है, और सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है, तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस। सी, there are lots of factors which impact the demand of a commodity. Price of the commodity, price of related goods, income of consumer, taste and preferences, size of number of consumer या size of population, fashion, future expectation about price, seasonal variation. There are lots of factors which impact the demand of a commodity. तो जब हम law of demand की बात करते हैं तो सारे factors को क्या मान लेते हैं, other things being इक्वल, यानी कि सारे फैक्टर फिक्स है, उनमें कोई चेंज नहीं होता। चेंज किसमें हो रहा है, सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी में। तो ये वाला लॉ अप्लाई होता है, यानी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड हैज इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन
इनडायरेक्ट नाम भी बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट रिलेशन, और इसको इनवर्स रिलेशन भी बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। क्लियर है? लॉ ऑफ डिमांड क्लियर हो गया। उसके बाद आपसे पूछा है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब जहां पे लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो बहुत सारी सिचुएशन है वेयर लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल। फर्स्ट वन इज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन और वेबलन गुड्स और शो ऑफ गुड्स, जिसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट भी कहते हैं। यानी कि जो चीजें लोग अपने स्टेटस से रिलेट करके दिखते हैं, उस चीज के बारे में वो प्राइस को बोदर नहीं करते। इवन एट हाई प्राइस डिमांड ऑफ दोज कमोडिटी इंक्रीजेस, क्योंकि लोग ये सोचते हैं जितना हाई प्राइस होगा उतने कम से कम लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे और हम यूनिक हो जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन और वेबलन गुड, दीज आर कॉल्ड वेबलन गुड्स बिकॉज दीज आर फर्स्ट एक्सप्लेन बाय प्रोफेसर वेबलन। देन उसके बाद क्या होता है? गिफिन पैराडॉक्स। गिफिन पैराडॉक्स क्या होता है? गिफिन पैराडॉक्स इज रिलेटेड टू द गिफिन गुड्स। और गिफिन गुड्स क्या है? दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड। अब मैं एक्सप्लेनेशन में घुस जाती हूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा लेक्चर में लग जाता है। आया है तो मैं सारी चीज़ें क्लियर कर ही देती हूँ। स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स, स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स हैं जो कि गिफिन गुड्स हैं। अब सबसे पहले आता है भाई इंफीरियर क्या है? इंफीरियर वो होते हैं जिनका इनकम इफेक्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव इनकम इफेक्ट मीन्स इनकम इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, इनकम डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, तो वो होते हैं इंफीरियर गुड्स। और गिफिन गुड्स क्या है? इंफीरियर गुड्स के अंदर आती हैं। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स क्यों है? क्योंकि इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है और प्राइस इफेक्ट भी क्या होता है? नेगेटिव। बट इन केस ऑफ गिफिन गुड्स प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड income effect is negative. That's why these are called special type of inferior goods. Price effect positive क्यों होता है? क्योंकि ये inferior में बहुत सारे close substitute अवेलेबल हैं, बट गिफिन का कोई close substitute अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं बात करती हूँ कि दो ऑप्शन अवेलेबल है। एक है लो क्वालिटी ब्रेड, एक बंदा है वेज नॉन वेज दोनों खाता है, उसके पास एक ऑप्शन है लो क्वालिटी ब्रेड और दूसरा उसका ऑप्शन है नॉन वेज, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, नॉन वेज वो कुछ भी ले सकता है, मीट वगैरह। सपोज मीट है उसके पास, दूसरा ऑप्शन एक है ब्रेड और एक है मीट। तो वो अब दोनों में से किस ऑप्शन के लिए साथ जाएगा? मीट कॉस्टली है, ब्रेड का प्राइस लेस है। ब्रेड का प्राइस और बढ़ गया लेकिन उसकी इनकम उतनी की उतनी है, तो वो क्या करेगा? मीट का कंजम्पशन कम कर देगा और ब्रेड का कंजम्पशन बढ़ा देगा। इवन ब्रेड का प्राइस ज्यादा है, अभी भी बढ़ा है, कंपैरेटिव नहीं ज्यादा है, लेकिन अगर हम बात करें अपने पुराने प्राइस से, पहले 10 रुपए था अभी 20 रुपए हो गया है, तो ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हो गया, तब भी इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। वाई? क्योंकि मीट का प्राइस अभी इतना ज्यादा है कि कंज्यूमर इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक गुड्स को कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर पाता कंपैरेटिव टू दूसरा गुड्स के, यानी कि वो उसके बाद लास्ट ऑप्शन है अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वहां पे प्राइस इफेक्ट क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। वो प्राइस बढ़े हुए प्राइस पे भी उस चीज को खरीद लेता है। समझ रहे हैं? तो गिफिन गुड्स में क्या होता है? वो प्राइस इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब एक इसके बाद और बात पता होनी चाहिए, ऑल गिफिन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट ऑल गिफिन गुड्स आर नॉट इंफीरियर। सारे के सारे जो गिफिन गुड्स होते हैं, सारे के सारे गिफिन गुड्स क्या है? इंफीरियर हैं, और इंफीरियर गुड्स सारे गिफिन नहीं है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? तो आपको थोड़ा सा ऐसे बेसिक पता होना चाहिए। अब मैं पूरा डीप में जाऊंगी तो पूरा आधा 1 घंटा इसी क्वेश्चन में ले जाऊंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत कुछ है। क्लियर? तो ये कुछ मेन इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या है? गिफिन गुड्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, डिफरेंट यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट है, ये रीजन है जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है। दीज आर द रीजन बिहाइंड द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व।
अगर आपसे पूछता है कि भाई डिमांड कर्व जो है नीचे की तरफ झुकता हुआ डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। तो ये सारे उसके रीजन होते हैं। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वरना इसी में पूरी कहानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30। The process that entail a proper and rational distribution of work between the member of the staff of the organization is called। ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के बिटवीन में जो वर्क है एफिशिएंटली और प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो वो इनमें से कौन बताता है? इंटरनल चेक, आंतरिक रोकथाम। आंतरिक रोकथाम में ये चीज देखते हैं कि वर्क का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है, और किस तरह से एक बंदे का किया हुआ वर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही क्रॉस चेक हो जाए, दूसरे बंदे के थ्रू चेक हो जाए। तो ये पूरा व्यवस्था करनी पड़ती है, और ये किसके थ्रू पता चलता है? इंटरनल चेक के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 31। When the partnership firm is dissolved, the following account is open in the books of firm। पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो क्या बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट। जब एडमिशन ऑफ होता है पार्टनर का, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब बनाते हैं? पार्टनर्स के बिटवीन में प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करने के लिए। अगर जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसको किस तरह से पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा, वो स्टेटमेंट क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। टैली शीट्स आर यूज टू डिटरमाइन। टैली शीट्स का यूज किस लिए किया जाता है? देखिए, जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं, चाहे तो क्लास इंटरवल लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, ये भी हो सकता है, या फिर हो सकता है 10, 11, 15, 20, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से डेटा लेते हैं और साथ में उसके टेलीमार्क बनाते हैं। याद आएगा आपको 1, 2, 3, 4, जितना डेटा आता रहता है अकॉर्डिंग टू डेटा उसमें एंट्री करते रहते हैं। इसके बाद इनको काउंट करके लिखते हैं 5 और 2 7, 2 1 1। तो ये हमने टेलीमार्क किस लिए बनाया? हर एक ग्रुप की या ईच आइटम की क्या निकाल रहे हैं हम? फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। तो ये किस लिए बनाया जाता है? फॉर फाइंडिंग आउट फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और क्लास लिमिट क्या होती है? 0 to 10, 10 to 20, ये है क्लास, और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो है क्लास लिमिट। ये है लोअर लिमिट और ये क्या है? अपर लिमिट। हर एक ग्रुप की लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, इनका जो डिफरेंस है वो है क्लास लिमिट, यानी कि 10 10 की इसमें क्लास लिमिट है। ठीक है, इसको क्लास साइज भी कह देते हैं, क्लास साइज। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। पर्सनल सेलिंग इज नॉट टारगेटेड टूवर्ड्स। पर्सनल सेलिंग क्या टारगेट नहीं करती? पहले ही आंसर हो गया, मास ऑडियंस। पर्सनल सेलिंग में आप मास ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते। पर्सनल कॉन्टैक्ट, टू वे कॉन्टैक्ट, फीडबैक, सारी चीजें संभव हैं, पॉसिबल हैं, लेकिन आपका मास ऑडियंस को टारगेट करना पॉसिबल नहीं है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड। इसमें से अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या नहीं आएगा? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग होता है, सिंप्लीफिकेशन नहीं होता। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। द relation between value of the money and general price label. The relation between value of the money and general price label is inverse. Price decreases, value of money increases. Price increases, value of money decreases. इसको रियल इनकम इफेक्ट भी कहते हैं, रियल इनकम इफेक्ट। ये रियल इनकम इफेक्ट क्या होता है और कैसे वैल्यू राइज होती है उसको ध्यान से समझिए। इफ प्राइस डिक्रीजेस देन द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस बिकॉज विद द सेम इनकम कंज्यूमर इज एबल टू परचेज मोर क्वांटिटी ऑफ द सेम कमोडिटी। इफ प्राइस इंक्रीजेस कंज्यूमर इज एबल टू परचेज लेस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विद द अवेलेबल इनकम, मीन्स वैल्यू ऑफ द मनी डिक्लाइन। और अभी भी समझ नहीं आया तो एक डेटा देखिए,
प्राइस है 10 रुपीज और एक कंज्यूमर के पास 100 रुपीज है, तो वो कितनी उसकी क्वांटिटी परचेज कर पा रहा है? 100। प्राइस इंक्रीज होके 20 हो गया, इनकम उसकी वही 1000 की 1000 है, अब कितनी यूनिट परचेज कर पा रहा है? 50। यानी कि सेम इनकम से अगर प्राइस डाउन हुआ तो वो लेस नंबर ऑफ यूनिट परचेज कर रहा है, एंड प्राइस अप हुआ ही इज एबल टू परचेज मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो इसको बोलते हैं रियल इनकम इफेक्ट। इनकम वही की वही है, बट ड्यू टू चेंज इन प्राइस देयर इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द मनी। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट द पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शलाइज बैंक? इनमें से कौन सा लिमिट करता है पावर ऑफ कमर्शियल बैंक की? देखिए, पावर ऑफ कमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन है कमर्शियल बैंक का, उसको लिमिट करने की पावर किसके पास है? उसको लिमिट करने की पावर है आरबीआई के पास। इसके लिए आरबीआई जो पॉलिसी यूज करता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और गवर्नमेंट जो पॉलिसी यूज करती है इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। अब मैं कहानी में घुस जाती हूँ तो लंबा लेक्चर कर देती हूँ, बस मैं थोड़ा थोड़ा देती हूँ आपको, बाकी मैंने पिछले लेक्चरों में बहुत डिटेल में इसको बताया हुआ है। आरबीआई की जो पॉलिसी है वो मॉनेटरी पॉलिसी है। क्लियर? और कोई देखता भी नहीं है, मैं बोलने के लिए तो सब कुछ हर क्वेश्चन में बोल दूं, पर लोग स्किप कर करके वीडियो देखते हैं, तो एनर्जी वेस्ट करने का कोई यहाँ पे रीजन है नहीं। ठीक है, तो आरबीआई की जो पॉलिसी है वो क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी है। उसके कुछ टूल्स होते हैं, CRR कैश रिजर्व रेशो, SLR फुल फॉर्म बहुत बार बताई हुई है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट एंड सो बहुत सारे वो हैं। आप लेक्चर देखिए बैंकिंग का, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रेडिट क्रिएशन को लिमिट करने का कौन सा इक्विपमेंट अवेलेबल है? ना लॉ करता है, ना ही व्यापारिक निराशवाद यानी कि पेसिज्म्स करता है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट अप्लाई करती है स्टेबिलिटी लाने के लिए इकोनॉमी में, तो यहाँ पे भी कमर्शियल बैंक से कोई रिलेशन नहीं है इसका। तो क्या है? रेपो रेट। रेपो रेट या इनमें से कुछ भी हो सकता है, ये मेन रेट है। इसके अलावा क्वालिटेटिव ये क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके अलावा बहुत सारा क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी भी होता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। टोटल ऑफ टू साइड ऑफ एन अकाउंट टू फाइंड आउट द डिफरेंस इज कॉल्ड। दो अकाउंट की टोटलिंग की करके जो डिफरेंस निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? बैलेंसिंग। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए। क्वेश्चन नंबर 38। द अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस कंसेप्ट पे बनता है? मैचिंग, यानी कि करंट ईयर की जो एक्सपेंसेस होती हैं उनको करंट ईयर की इनकम के साथ मैच किया जाता है। इसी वजह से अगर कोई आउटस्टैंडिंग होता है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को करंट एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया जाता है। अगर प्रीपेड है तो जो कंसर्न एक्सपेंसेस है उसमें से प्रीपेड को लेस कर देते हैं, क्योंकि हम क्या है, जिस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं सिर्फ उसी ईयर का डेटा जो है उसमें कंसिडर करते हैं। तो कंसर्न ईयर, करंट ईयर वर्ड सही नहीं होगा, इनकम टैक्स में करंट प्रीवियस लगाते हैं। कंसर्न ईयर की बात करें, कंसर्न ईयर इसको हम बोल सकते हैं कि जिस ईयर के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो उस ईयर से रिलेटेड आपको सारी इन्फोर्स में रखनी है, यानी कि उस ईयर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर और इनकम का डेटा कंसीडर करना है। अगर कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया है या प्रीपेड है तो अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि इस तरह से सारा डेटा लिखा जाएगा जो कि सारा जो वैल्यू आए सिर्फ वो करंट और कंसर्न ईयर से रिलेटेड है। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से कौन सा मनी का फंक्शन नहीं है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोरेज ऑफ वैल्यू, यूनिटी ऑफ मेजरमेंट, तीनों के तीनों फंक्शन है। स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइस, कीमत का स्थिरीकरण करना, ये मनी का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। पर्सनल सेलिंग इंक्लूड्स।
पर्सनल सेलिंग इसमें से क्या इंक्लूड करता है? ओरल कम्युनिकेशन, यस। फेस टू फेस इंटरेक्शन, कन्वर्जन विद कस्टमर, चारों की चारों चीजें होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, अ जर्नल एंट्री इन विच 2 or more अकाउंट आर डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इज कॉल्ड। जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड एंट्री। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड एंट्री। वहां पे आपको क्वेश्चन दे देते हैं, 1 अकाउंट इज डेबिटेड, 1 अकाउंट इज क्रेडिटेड, 2 अकाउंट इज डेबिटेड, 1 अकाउंट इज क्रेडिटेड, 2 अकाउंट इज डेबिटेड, 2 अकाउंट इज क्रेडिटेड। इस तरह की सिचुएशन भी होती है। तो आप ध्यान रखना, जब एंट्री करते हो, एंट्री करने में 2 से ज्यादा अगर एंट्री है, यानी कि 2 से ज्यादा उसमें आइटम आ गए हैं, तो मोर देन 2 आइटम हो गए हैं। क्या हो रहा है यार? अगर मोर देन 2 आइटम आ रहे हैं तो वो क्या है? आपकी कंपाउंडेड एंट्री। उसमें हो सकता है डेबिट में 2 हो, क्रेडिट में 1 हो, क्रेडिट में 2 हो, डेबिट में 1 हो, क्रेडिट में 5 हो, डेबिट में 1 हो, क्रेडिट में 4 हो, डेबिट में 3 हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक जर्नल एंट्री में अगर 2 से ज्यादा आइटम आ रहे हैं तो वो क्या है? कंपाउंड एंट्री। इन जनरल माइंड में ऐसे सेट कर सकते हो। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन विच कैन बी डिफाइंड ओनली थ्रू फंक्शन, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। भाई प्रबंधन एक ऐसा अंग है जिसे केवल कार्यों के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि वर्क के थ्रू ही जिसको डिफाइन किया जा सकता है। ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है? पीटर एफ ड्रकर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, रिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन इज अ। रिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन क्या है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है, ऑल ऑफ दीज। तो रिस्ट्रिक्टिव कंपटीशन क्या है? रिस्ट्रिक्टिव कंपटीशन है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, जिसके लिए गवर्नमेंट ने पहले MRTP एक्ट बनाया था 1969 में। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ये जो आपका मोनोपोली ना क्रिएट करे, कोई मार्केट को कैप्चर ना करे, सारी चीजें देखने के लिए, फेयर प्रैक्टिस के लिए MRTP एक्ट बनाया था। उसमें अनरिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस भी क्या था? एक आइटम था। इसको रिप्लेस करके अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है और अब बन गया है कंपटीशन एक्ट 2002। ठीक है, तो ये चीजें भी पता हो, क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव कंपटीशन आया, हो सकता है अगली बार ये क्वेश्चन आ जाए MRTP को रिप्लेस करके क्या बना है, या कौन सा ऐसा एक्ट है जिसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस को मेंशन किया गया है। तो कंपटीशन एक्ट 2002। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, द सैलरी पेड टू अ क्लर्क रमेश शुड बी क्रेडिटेड टू। भाई सैलरी पेड की है रमेश को, जब सैलरी पेड कर रहे हैं, एक्सपेंसेस का नाम आता है तो रमेश का नाम एंट्री में नहीं आएगा। क्या एंट्री होगी? सैलरी पेड टू रमेश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? ये इसने पूछा क्रेडिट किसको करेंगे, तो किसको करेंगे? कैश अकाउंट को। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, सिस्टम अप्रोच इज नॉट प्रोपगेटेड बाय। इनमें से कौन ऐसा बंदा है जिसका दृष्टिकोण, जिसका ओपिनियन सिस्टमेटिक अप्रोच से रिलेटेड नहीं है? तो वो है पीटर ड्रकर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग इज टू। बुक कीपिंग का प्राइमरी फंक्शन क्या है? बुक कीपिंग का प्राइमरी फंक्शन है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। कौन सा फाइनेंशियल डेटा? विच इज कन्वर्टेड इनटू मनी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, सेक्शन 236 ऑफ द कंपनीज एक्ट इज रिलेटेड टू। मैं क्वेश्चन इसे थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, क्योंकि सेक्शन 236 जो है कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग था। अभी जो चीज सेक्शन 236 में है वो नए कंपनी एक्ट, यानी कि कंपनी एक्ट 2013 में वो चीज कहां पर है? 2 सबसेक्शन 70 में। तो क्वेश्चन हम ऐसे पढ़ते हैं कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 ऑफ कंपनीज एक्ट इज रिलेटेड टू। तो किससे रिलेटेड है ये? रिलेटेड है आपका प्रोस्पेक्टस से।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो अभी जो ये है वो है 2 सबसेक्शन 70 किसमें? कंपनीज एक्ट 2013 में। और कंपनीज एक्ट 1956 में प्रोस्पेक्टस के बारे में इन्फो कहाँ थी? 2 सबसेक्शन 36। क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन? इनमें से किस एवरेज को ग्राफिक प्रेजेंटेशन के थ्रू नहीं शो किया जा सकता? तो ये आपको बताना है। सी, जो अर्थमेटिक मीन है उसको ग्राफिकली शो नहीं कर सकते, इसकी फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जरूर पॉसिबल है। कंबाइन मीन हम यूज करते हैं और करेक्शन के लिए यूज करते हैं। कंबाइन मीन यूज करते हैं यानी कि सपोज दो चीजों का मीन निकालना है तो क्या होता है? कंबाइन मीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम इन वन और मीन ऑफ वन प्लस नंबर ऑफ आइटम इन टू मीन ऑफ सेकेंड सीरीज अपॉन में n1 प्लस n2। इसकी फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है लेकिन इसको ग्राफिकली शो नहीं कर सकते। बाकी क्वार्टाइल, मीडियन, मोड इनको हम ग्राफिकली शो कर सकते हैं। मीन मोड को ग्राफिकली सोल्व किया जाता है हिस्टोग्राम की हेल्प से। हिस्टोग्राम और मीडियन और क्वार्टाइल को ओजाइव्स की हेल्प से, जहां पे लेस देन मोर देन करके हम लोग क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। इसमें कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ क्या कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF वाला ग्राफ क्या कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है? क्वार्टाइल और मीडियन। हिस्टोग्राम मोड कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है, जैसे हिस्टोग्राम ऐसे बनाते हैं। और जो सबसे बड़ा वाला होता है, मतलब साथ में चिपका के बनाना चाहिए था, इस तरह से होता है। सपोज किसी डेटा को आपने प्लॉट किया ग्राफ पे और आपका ये आया ग्राफ उसका, तो इस तरह से हम करते हैं। जहाँ पे ये टच करता है इसको अपर से, फिर जहाँ पे ये टच करता है इसको लोअर से, जहाँ पे ये दोनों लाइनें टच करती हैं इसको बेस से मिलाते हैं, और जहाँ पे ये टच होता है वही क्या हो जाता है? मोड। ठीक है? तो क्वेश्चन अगर आता है कि मोड किसकी हेल्प से, कौन से ग्राफ की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट करते हैं? मोड। मीडियन किस ग्राफ की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है? ओजाइव्स। ओजाइव्स की हेल्प से क्या कैलकुलेट करेंगे? मीडियन और क्वार्टाइल डेविएशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ किसके लिए यूज किया जाता है? वो किया जाता है ओजाइव्स के लिए। क्लियर है? एक क्वेश्चन ये भी आता है, डबल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ किस पर्टिकुलर डबल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस ग्राफ को कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है? तो वो होता है आपका लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व वो कर्व होता है जो इनकम की इनइक्वालिटी के लिए बनाया जाता है। अभी मैं थोड़ा सा बनाती हूँ तो आपको याद आएगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते थे पहले, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ये होता था लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर अलग अलग कंट्री का डेटा इसमें करते थे। सपोज ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, तो जो कंट्री इसके जितने पास होती थी, कंट्री सी है, उसमें इनकम इक्वालिटी उतनी ही कम होती है। क्लियर है? तो वो क्या होता है? लॉरेंज कर्व। थोड़ा सा स्पीडली ही चल रही हूँ। स्टिल आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो वीडियो पे कमेंट करके बताना, तो डिटेल में फिर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। साउंड पोल्यूशन अराइज व्हेन साउंड वेव एक्सीड। साउंड पोल्यूशन अराइज होता है जब साउंड वेव एक्सीड करती है। देखिए सबसे पहले तो ये रेंज में नहीं होता, रेंज में गलत दिया, रेंज में नहीं आना चाहिए। एक्सीड की बात कर रहा है तो लिमिट एक ही होनी चाहिए। ठीक है? एक्सीड, अब मैं आपको बता दूं कि WHO के अकॉर्डिंग अगर जो आपकी साउंड की जो वेव है वो 50 डिसिबल से मोर है, किसमें? रेजिडेंशियल एरिया में। रेजिडेंशियल एरिया में अगर साउंड की जो वेव है वो क्रॉस कर जाती है 50 डिसिबल, यानी कि 50 डिसिबल से ज्यादा है, तो वो क्या होता है? साउंड पोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइज मनी मार्केट संगठित मुद्रा बाजार का अंग नहीं है? सेंट्रल बैंक है, RBI को सेंट्रल बैंक कहते हैं, कमर्शियल बैंक,
आरबीआई कंट्रोल करता है इनको भी, रीजनल रूरल बैंक भी आरबीआई के अंदर कंट्रोल है। इंडिजीनियस बैंकर जो देसी बैंकर हैं वो आपके नहीं आते ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे तो मेरी हेल्प होगी, मेरा चैनल ग्रो करेगा और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेट होंगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।